आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सर्व कर दिया है। एक ऐसी शख्सियत आज हमसे रूबरू होने वाली हैं जिनके बग़ैर जम्मू कश्मीर में उर्दू की कोई भी बज़्म का तस्वुर महाल है। आलमी शहरत याफ्ता शख्सियत, अफसाना निगार, मुहक़्क़िक़, अदीब और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर के जिन अफसाना निगारों को उर्दू की बस्तियाँ कद्र की निगाह से देखती हैं, उनमें डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी का नाम सर फ़हरिस्त है, जिनकी अदबी खिदमत को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी अदबी तंजीमों के गिरा कदर एजाज़ात से उन्हें नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, अदबनामा के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान चैनल का और आपका बिलखुसूस डॉक्टर साहब आपने आपने मुझे मौका दिया और मेरी खुशी का ये मौका है और मैं भी ये मसरत महसूस कर रहा हूँ इस चैनल के जरिए से कि मैं आज तक जो उर्दू शरवादब से जुड़ा रहा जी, और इसमें आप तमाम उन दोस्तों का और बिलखुसूस असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी अभी जिंदगी को संवारने सजाने में जी, और उनकी तरबियत में रहकर जो कुछ मैंने सीखा है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ अदब के हवाले से, बहरहाल आपके सामने, नाजरीन के सामने है और मैं आपको और तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब के। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली, कैंपस के बाहर उर्दू जबान बाकी है? देखिए, उर्दू जबान मेरा जो अपना तजुर्बा है और तजुर्बे के साथ साथ मेरा मुशाहिदा भी है और पूरी तारीख है इस चीज की कि उर्दू पहले भी जिंदा थी जी, अब भी जिंदा है और आजकल के दौर के अंदर बल्कि उर्दू का चलन, उर्दू की बहुत सारी किताबें, उर्दू के बहुत सारे अदीब, शायर और फिक्शन निगार जो है मुसलसल उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू की आबियारी कर रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में शायरी कर रहे हैं, उर्दू में अफसाने लिख रहे हैं, कई नावल आ रहे हैं और नए नए मौज़ूआत पर नावल आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अफसानों में भी मौज़ूआती तनव्वुह हमें नजर आ रहा है और तनकीदी अगर दबिस्तानों को हम देखें, उनसे हटकर भी अब तनकीद का भी एक अच्छा खासा जो है चलन है और तहकीक भी नए नए तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बात हो या जम्मू कश्मीर से बाहर, मैं तो कहता हूँ कि पूरी आलमी सतह पर इस वक्त उर्दू ने अपनी जड़ें कायम करना शुरू कर दी हैं, बल्कि जड़ें बस्तियां कायम कर ली हैं और बहुत खूबसूरत जमाना है। 21वीं सदी का जमाना मैं समझता हूँ उर्दू की तरक्की और फरोग का जमाना है। जो वसाइल हैं, खासतौर से जो सोशल मीडिया है, जो वसाइल हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में अल्लाह ताला ने जो है जो इस दुनिया में हमें पैदा किया है, मैं समझता हूँ कि उर्दू फली फूली है और उर्दू बराबर तरक्की कर रही है। इसने बहुत फरोग पाया। डॉक्टर साहब, आप चंद उन मेहमानों में से एक हैं जिन्होंने खुलकर ये बात कही है कि उर्दू को आज कोई मसला नहीं है, उर्दू की जड़ें आज मजबूत हैं। सवाल ये है कि उर्दू मुआशरा जो कल तक था, घर से बाहर निकलते ही नुक्कड़ पे, कहीं गली में, कहीं चाय की दुकान पर या किसी जगह पर बैठ करके लोग अदबी गुफ्तगू करते थे, मुशायरे हुआ करते, छोटी छोटी बज़्में मुनक़्क़िद कराई जाती थी, वो जो मुआशरा था, क्या वो मुआशरा ख़त्म नहीं हुआ है? बिल्कुल किसी हद तक असरअंदाज हुआ है वो माशरा, जो माशरा पहले जिसकी बात आप कर रहे हैं या जो खाका आपने जहन में रखा। ये एक जमाना था कि जब हम दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान अजीमाबाद और बहुत सारे वो जो 47 से पहले या 47 के बाद आई है, बल्कि 1900 मैं तो यूं कहूंगा कि 1960-80 तक और उसके बाद भी जो वो आप कह रहे हैं कि मुशायरे हुआ करते थे, अदबी महफिलें मुनक्किद की जाती थी और लोग बड़े शौक से उन अदबी मजलिसों में जाते थे, अपनी शायरी और जो है नसरी तख्लीकात पेश करते थे। माना कि अगरचे उसमें थोड़ा फर्क आया, क्योंकि तब्दीली जो है ये कुदरत के कानून में शामिल है, तब्दील हो जाती है हर चीज और आज जो है वो कल नहीं होगा, जो पहले था वो हमें इतना नजर नहीं आता, इसलिए भी कि हमारे बुजुर्गों ने
इंटरनेट की दुनिया से वो ना वाकिफ थे, उनके जमाने में ये चीजें नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें उन महफिलों के अलावा भी अब तो मैं तो कहता हूँ कि एक चलन नाम हो गया है। बल्कि आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी आजकल के खास तौर से यानी यूं समझ लीजिए कि 2 साल से कमोबेश जब से ये आलमी वबा फैली है दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की सूरत में, इसके जरिए से मैं समझता हूँ बहुत सारे अदीब जो हैं, कलमकार जो हैं, उन्होंने उनके जज्बात जो है मुतहरिक हुए, उनको उन्होंने कुछ नई चीजें दी और उनकी फिक्र और सोच का जो दायरा है बड़ा वसी हुआ है अदब के एतबार से। और आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि आजकल के दौर के अंदर अब जो है, अब चूंकि ये जो आ गया है, इंटरनेट आ गया है, इसके जरिए से हम मसलसल दूर बैठे हुए दुनिया के किसी कोने में भी जो है हम उर्दू वालों से मिलते हैं। मैं आपको ये बात जरूर बताऊं क्योंकि मेरा अपना एक तजुर्बा है कि कमोबेश 1.5 साल से मैं मसलसल तकरीबन मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं कोई 110 लोगों का, वो लोग के जो आलमी सतह के नामवर शायर, अदीब, दानिश्वर, माहिर तालीम और मुख्तलिफ जो है अदब के मैदान में जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जी। मैंने उनके इंटरव्यू किए और आलमी तहरीक उर्दू के की वसात से बराबर हमारा जो चैनल चल रहा है, हमारी जो तहरीक है आलमी उर्दू तहरीक, जिसमें हमारे फारूक मुज्तिर साहब हमारे सरपरस्त आला हैं और जाकिर मलिक बलेसी साहब उसके सदर हैं और ये नाचीज जो है बहसीत मशीर के उसमें काम कर रहा। तो यकीन कीजिए कि हमने पूरी दुनिया को तकरीबन कवर कर लिया है, कनाडा, जर्मनी, नॉर्वे, अमेरिका और मतलब मुख्तलिफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी तकरीबन बहुत सारी 50 से एक ममालिक ऐसे हैं जहां से हमने ढूंढ निकाले हैं उर्दू के अदीब, उर्दू के शायर, उर्दू के दानिश्वर, वो क्या कहते हैं, वो तख्लीकार, वो नाविल निगार और वो बहुत सारे अच्छे लोग हमने उर्दू के ढूंढ निकाले और उनको ये प्लेटफार्म मुहैया किया और उन्होंने जो है अपनी उम्र भर की इल्मी व अदबी खिदमात का जो है हमारे साथ जो है उसको शेयर किया, नाजरीन के सामने रखा। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि उर्दू बराबर, बल्कि उर्दू का चलन ज्यादा हो रहा है, उर्दू पढ़ने वालों का शौक ज्यादा जो है वो फरोग पा रहा है। उर्दू कल्चर, बल्कि अब कहिए कि ये जमाना, ये सदी हमारे उर्दू कल्चर के फरोग की सदी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके कई नमूने आपको भी हमें भी नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मायूस होने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुश होने की बात है। और इसलिए कि उर्दू जो है दाग दहलवी का शहर बिल्कुल आज के दौर के अंदर खासतौर से मैं कहता हूं कि बिल्कुल सादक आता है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। तो कहता हूं कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां उर्दू वाले नहीं आपको नजर आ रहे, जहां उर्दू बोलने वाले नहीं आपको नजर आ रहे, जहां उर्दू के अदीब और शायर और फनकार हमें नजर नहीं आ रहे। और इसका मुझे खाकसार को जैसे नाचीज को इसका जाती तजुर्बा भी है कि हमने उन लोगों से जब मुलाकात की, गुफ्तो शुनीद हुई अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर, जब उनकी हमने बातें सुनी तो हमें हैरान रह गए कि अरे इन्होंने तो बहुत काम कर रखा है अदब के मैदान में, चाहे वो शायरी का मैदान है, अफसाने का नाम मैदान है, खाका निगारी का मैदान है, तनकीद का, तहकीक का, और इस तरीके से कई सफरनामे बड़े अच्छे आए इस दौरान। बल्कि तो कहने का मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू जिंदा है, उर्दू जिंदा थी, उर्दू जिंदा रहेगी। बल्कि इस दौर के अंदर उर्दू बहुत तेजी से तरक्की की राह पे गामज़द। डॉक्टर साहब, दुनिया में जो नई बस्तियां आलमी सतह पर आबाद हो रही हैं और जिन ममालिक का नाम लिया, उन ममालिक के मेहमानों को हमने भी मदऊ किया, मुझे भी एजाज़ हासिल है उन मेहमानों से, अदबनामा में उनसे हमने गुफ्तगू की है। लेकिन हम आलमी सतह पर जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो नई बस्तियाँ आबाद हो रही हैं, उन बस्तियों तक आने से पहले अपनी बस्ती की खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की हर हिस्से से वाकिफ़ हैं, आप जम्मू कश्मीर को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या ये सच है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत कम है, ज़्यादातर लोग कश्मीरी और डोगरी वगैरह बोलते हैं? देखिए, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आपको मैं बता दूं, और ये हकीकत है जी, क्योंकि मेरी एक आदत है बचपन से कि मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता, बल्कि अमली जिंदगी में चल फिर के देखता हूँ। जी जी, थोड़ा सा अमली आदमी सारी जिंदगी रहा और असूलों को लेकर जिंदगी
का सफर तय करता आया हूं आज तक। यकीन कीजिए रहमत भाई, बात ऐसे है कि उर्दू ही वाहिद जम्मू कश्मीर की एक ऐसी जबान है जो सरकारी जबान है और अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है अपनी जगह पे। उसी तरह से लोग पहले भी इसे मोहब्बत करते थे, अब भी करते हैं, करते रहेंगे। रहा मामला ये चीज कि जम्मू सूबे में डोगरी बोलने वाले लोग अगरचे ज्यादा हैं, प्रॉपर कुछ अजला में यहाँ डोगरी का चलन ज्यादा है जी। कश्मीर में कश्मीरी बोलने वालों का चलन ज्यादा है, मानते हैं हम, इसमें कोई दो राय जी। खिताए हमारा जो कीर पंचाल खिता है और जो हमारा खिताए चिनाब है, इसमें बहुत सारी इलाकाई बोलियां भी बोली जाती हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि इस पूरी स्टेट, इस पूरे, अब तो यूटी है ये, इस पूरे जम्मू कश्मीर को उर्दू ही वाहिद एक ऐसी जबान है कि जिसको डोगरी बोलने वाला भी बड़े शौक से बोलता है। डोगरी बोलने वाला भी उर्दू की गजलें बड़े शौक से सुनना चाहता है। गीत, जो क्लासिकल गीत हैं हमारे, खासतौर से जो हमारी क्लासिकल फिल्मों के गीत हैं, आज भी हमारे डोगरी बोलने वाले, कश्मीरी बोलने वाले, बल्कि लद्दाखी बोलने वाले और उसके अलावा दूसरे इलाकाई जबानें बोलने वाले या बोलियां बोलने वाले बड़े शौक से उर्दू के गीत, उर्दू की गजलें, उर्दू का लिटरेचर, उर्दू में बातचीत करना जो है बड़ा फख्र समझते। ये समझ लीजिए कि ये हकीकत में आपको सुना रहा हूं। और बगैर उर्दू बोले उन्हें मजा ही नहीं आता। वो तरसते हैं कि हमें कोई उर्दू बोलने वाला मिले, हमें कोई अच्छा, हमसे गुफ्तगू कोई करे उर्दू में और हम उसके साथ उठे बैठे उर्दू में। उर्दू वाले को आज भी जो है बड़ी अजमत की नजर से देखा जाता है, मोहब्बत की नजर से देखा जाता है और बड़ी उसकी बातें सुनना, उसकी, चाहे वो शायर है चाहे वो अदीब है, उससे फैज़याब होना जो है वो एक तमन्ना पाले हुए हैं यहाँ के लोग, ऐसी बात नहीं है। और यकीन जानिए कि उर्दू जो है अपनी फितरी कशिश की बुनियाद पर जिंदा है, जिंदा रहेगी, ये मेरा यकीन। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर वाहिद उर्दू वालों के पास ऐसी रियासत थी जहां की सरकारी ज़बान उर्दू थी। सरकार ने मज़ीद 4 ज़बानों को सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया और जम्मू कश्मीर की उर्दू बिरादरी खामोश रही, ऐसा क्यों? देखिए, वो तो एक अलग बात है कि वो सरकार ये चाहती है कि इलाकाई ज़बानों को भी जो है उनको फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन इन तमाम इलाकाई ज़बानों की अगर आप बात करें तो इसमें सैकड़ों अल्फाज उर्दू के हैं, जो लफ्जियात है वो उर्दू की है। पहाड़ी है, गुजरी है, या और कोई जबान ले लीजिए, कश्मीरी है, यहाँ तक कि संस्कृत ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए। उर्दू ने अपनी, उर्दू की मिठास, उर्दू की लफ्जियात, उर्दू के मुहावरे, उर्दू के ज़रबुल अमसाल बहुत सारी उन जबानों में मौजूद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन तमाम जबानों को सरकार अगरचे फरोग देना चाहती है, ठीक है एक हद तक, लेकिन उर्दू के बगैर इन दूसरी जबानों का भी, यानी समझ लीजिए कि मुस्तकबिल तब तक रोशन नहीं है जब तक कि उर्दू को लेकर को ना चलें ये जबानें, क्योंकि इनका रस्मुल खत भी उर्दू का ही है। और इस तरीके से रस्मुल खत की अगर बात करें तो वो उर्दू का रस्मुल खत है और उर्दू को खुद बखुद जो है इसको जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में जिंदा रहेगी और जिंदा है इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की पॉलिसियां बदलती रहती हैं, ये अलग बात है, लेकिन जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, माना कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की के जमाने में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद किसी हद तक थोड़ी बहुत कमी आ गई, लेकिन यकीन कीजिए, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरे कई दोस्त और अहबाब, चाहे वो जिस भी जो है मजहब और मिल्लत से उनका ताल्लुक क्यों ना है, वो उर्दू की गजलें और उर्दू के गीत और उर्दू की शायरी और उर्दू वाले को बहुत पसंद करते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं उर्दू वालों के साथ उठता बैठता ही नहीं हूँ, बल्कि दीगर जबानें बोलने वालों के साथ भी मेरा उठना बैठना है। मेरे बड़े गहरे मरासम हैं हिंदी वालों के साथ, डोगरी बोलने वालों के साथ, गोजरी बोलने वालों के साथ, पहाड़ी बोलने वालों के साथ। तो ये उर्दू चूंकि एक सेकुलर जबान का दर्जा रखती है और इसका बड़ा अहम किरदार रहा है, चाहे वो हमारे मुल्क को आजाद कराने की बात हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, तो उर्दू के अगर आप शायरों और अदीबों
اور فکشن نگاروں کی ایک فہرست آپ تیار کریں تو یقین جانیے کہ اس میں ہمارے جو ہے ہندو برادری کے لوگ اور سکھ برادری کے لوگ اور دوسرے جو ہے فرقوں کے لوگوں نے برابر اس میں بہت بڑا اس کو جو ہے ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، ان کی بڑی حصے داری رہی ہے اردو کی خدمات کے سلسلے میں۔ ہم پریم چند کو نہیں کبھی بھول پائیں گے۔ اگر ہم پریم چند کو نکال دیں ادب سے تو سمجھیے کہ ہماری فکشن کی پوری عمارت گر جائے۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں۔ ہم برج نارائن چاکبست کو کہاں رکھیں، ہم اسی طریقے سے اپیندر ناتھ اشک کو کہاں رکھیں گے، آپ کرشن چندر کو کہاں رکھیں گے، آپ راجن سنگھ بیدی کو کیسے فراموش کریں گے، آپ اسی طریقے سے رتن سنگھ کو کہاں آپ چھوڑیں گے۔ بہت سارے ہمارے ہندو برادری اور سکھ برادری کے لوگ، یہاں کے جین مت کے لوگ، آپ گیان چند جین جی کو نہیں بھول سکتے کبھی، جنہوں نے بہت کام کیا ہے اردو کی سلسلے میں۔ اس لیے اردو کے تئیں یا اردو سے متعلق کہنا یا یہ افواہ پھیلانا کہ اردو کہیں نہ کہیں دم توڑ رہی ہے یا بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ زبانیں زندہ رہتی ہیں، مانا کہ اگر ان کو سرکار جو ہے سرکار کی بھی ان کی حمایت حاصل رہے تو وہ زبانیں ترقی کی جو ہے بلندیوں کو چھو لیتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن عوام کے دلوں میں زبانوں کی عظمت اور محبت ہوتی ہے اور وہی زبانیں زندہ رہتی ہیں جس زبان کے ساتھ لوگ محبت کریں، جس کو زیادہ سے زیادہ بولنے والے ملیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لکھنے والے اس کو ملیں، وہ زبان کبھی مرتی نہیں ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ گویا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں اردو زبان کا مستقبل تابناک ہے؟ بہت زیادہ، اور آنے والے وقت میں اور زیادہ۔ اگر اس کی ایک آپ کیلکولیشن کریں، اس کا اگر ایک سروے کروائیں 2 منٹ کے لیے کہ دیکھیں کتنی کتابیں آئی ہیں 20 سالوں میں، یعنی 21ویں صدی کی ان 2 دہائیوں میں کتنی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے یہاں، کتنے شاعر نئے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے محقق اور نقاد یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے باصلاحیت۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر یعنی جو ہمارا کوٹا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ایڈمیشن کا، ہمیں بہت سارے بچوں کو ہم ایڈمیشن نہیں دے پاتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے بچے ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، وہ دوسرے سبجیکٹس میں کم ہی جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ زیادہ آتے ہیں۔ اردو میں ایم اے کرنا، اردو میں جو ہے ڈاکٹریٹ کرنا جو ہے بڑا شوق رکھتے ہیں، اور ہم ان کو یعنی وہ کئی جو میرٹ کی بنیاد پر آ جاتے ہیں اور ہم اپنا کوٹا پورا کرنے کے بعد ان کو نہیں لے پاتے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اردو کی محبت آج بھی نوجوانوں میں ہے جو ہے، اور بلا لحاظ مذہب و ملت سارے اس کو جو ہے پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اور کالجوں میں، یونیورسٹی میں الحمدللہ ہماری جموں کشمیر کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تعداد ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو بچے اردو پڑھتے ہیں، اردو بولنا، اردو پڑھنا، اردو میں لکھنا جو ہے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کسی بھی حال میں جو ہے یہاں یتیم نہیں ہے، یہاں کسی بھی اس کی یعنی مخلوق الحال ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کسی بھی صورت۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب، کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اردو زبان کو اگر روزگار سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہوتی تو آج اردو کی حالت کچھ زیادہ بہتر ہوتی؟ کیا بات، یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال مجھ سے پوچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی اہم۔ جی دیکھیے محترم، ایسا ہے کہ اردو بس یہی ایک چیز ہے جس کا اظہار میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال کی صورت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ جب تک کسی زبان کو آپ مکمل طور پر روزگار سے نہیں جوڑتے، اس کو روزگار کے ان کیا کہتے ہیں راستوں پر نہیں ڈالتے، ان ضابطوں پر نہیں ڈالتے، ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے کہ جو زبان روزگار کے تقاضے پورے نہیں کرتی، آخرکار اس زبان کا مستقبل کسی حد تک مخدوش کہا جا سکتا ہے، وہ خدشے میں پڑ سکتی ہے وہ زبان۔ لیکن روزگار ہی کیا کسی زبان کی ترقی کا یعنی وہ ایک واحد ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اس میں میں اتنا نہیں کہہ سکتا کہ روزگار ہی سے اگر اس کو جوڑا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے ہم لوگ ہیں اور ہم 21ویں صدی کی اس تیز رفتار سائنسی اور ترقی کی دوڑ میں ہیں، تو آج ضرورت ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے، اور تاکہ ہمارے
कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से जो फारग तहसील उर्दू के तालिब इल्म हैं, जो डॉक्टरेट करें, जो आगे बढ़ें, जब तक उनको रोजगार उर्दू की ताकत से नहीं मिलता तो तब तक तो हम जो है ये नहीं कह सकते कि उर्दू का जो है वो मुस्तकबिल किसी हद तक ताबनाक रहने की तवक्का थोड़ी सी हम कर सकते हैं। थोड़ी सी, मैं लफ्ज इस्तेमाल थोड़ी सी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लफ्ज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी उर्दू जो है इंशाल्लाह अपनी फितरी कशिश की बुनियाद पर जिंदा रहेगी, ये मेरा यकीन है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, उर्दू की कुछ सिनफें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दम तोड़ रही हैं। नावल के बारे में अब ये बातें खुलकर होने लगी हैं कि ऐसे वक्त में जब लोगों के पास वक्त की किल्लत है, जिसकी वजह से नावल पढ़ने वालों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ कम हुई है और अब नावल का दौर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी नावल पर एक किताब लिखी है, तकसीम के बाद उर्दू नावल में तहजीबी बहरान। क्या आज खुद नावल ही बहरान का शिकार नहीं हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि तब्दीली जो है कुदरत का एक कानून है। हर चीज वक्त के साथ साथ तरक्की की तरफ भी जाती है और तनाजुल तरफ भी जाती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अदीबों, शायरों पर, कलमकारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ज़बान को बचाने की बड़ी पहली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ अदीबों, शायरों की है जी। और माना कि आपने जैसे कहा कि नावल लिखने का चलन या नावल निगारी किसी हद तक दम तोड़ रही है, मैं थोड़ा सा इस बात से इत्फाक कम ही करूंगा। बहुत से नावल लिखे जा रहे हैं और लिखे गए हैं, और हाल में कई, मतलब ये समझ लीजिए 2, 4, 5 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि नावल निगारी जो है बराबर लोग नावल लिख रहे हैं। और यकीन कीजिए कि नौजवान जो है नावल लिख रहे हैं। और मुशर्रफ आलम ज़ौकी को अल्लाह ताला उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आपने देखा कि 2000 यानी इन 2 दहाइयों में, 21वीं सदी की 2 दहाइयों में हम कैसे कैसे नावल लिखे। और इसी तरीके से नावल निगारी भी एक जज्बाती ताल्लुक है। एक फिक्शन निगार जो होगा, जाहिर है वो खामोश तो रहेगा नहीं, वो अपने जज्बात का और एहसासात का, तजुर्बात का इज़हार किसी न किसी सिनफ में, खास तौर से तख्लीकी सिनफ में तो करे। नावल की सिनफ माना कि नावल निगारी 1960 तक, बहुत 1980 तक लगा लीजिए, काफी नावल लिखे गए हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस जमाने में मैं पीएचडी कर रहा था तो यकीन जानिए कि मैंने जो 19 नावलों का ये तज्जिया है, जो किताब आप ये दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो मैं वाकई वो जमाना बड़ा एक यानी तफरीह तबाह का जमाना था उन लोगों के लिए, चाहे अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें हो, या शौकत सदीकी का खुदा की बस्ती हो, या प्रेमचंद का गावदान हो, या उसके बाद कुरतुल हैदर को लगा लीजिए, या इसमें चुगताई का टेढ़ी लकीर ले लीजिए, या अजीज अहमद का गुरेज ले लीजिए, और इसी तरीके से जो है अलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया ले लीजिए, या वो आइडेंटिटी कार्ड और सारे दिन का थका हुआ पुरुष और नम्रता जैसे सलाउद्दीन परवेज के नावलों की बात करें, तो देखिए उस वक्त तक हम सोशल मीडिया की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में, बहुत लोगों के पास ये इंटरनेट की दुनिया तो नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। तफरीह तबाह के सामान इनके पास बहुत कम जी। लेकिन ये भी एक बात है कि जहां अल्लाह ताला ने इंटरनेट हमें बहुत बड़ी नियामत दी है, और वहीं थोड़ा सा मैं समझता हूं, और मुझे इसका जिनी इजहार बड़े अफसोस में कर रहा हूं कि इसका मुस्बत अंदाज में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि ज्यादातर नौजवान लोग जो है इसका मनफी जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन नेगेटिव पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत हद तक हमारे जो है अदब के तालिब इल्म भी किताब से थोड़ा सा उनका रिश्ता किसी हद तक मनकता हो रहा है जी। लेकिन ये सब कुछ चीजें वक्ती है कि देखिए, जब कोई चीज बहुत नई नई आती है और उसमें बड़े शौक ज़ौक़ से उसको इस्तेमाल किया जाता है, जब हमारी नई नौजवान नस्ल और हम बजाते खुद भी थोड़ा सा उकता जाएंगे फेसबुक देखने से और व्हाट्सएप चलाने से और बाकी चीजों से और इंटरनेट से, जाहिर है कि जो लुत्फ और जो खुशी और जो मसरत हमें किताब जो है हमें पहुंचाती है, जो बसीरत हमें किताब से हासिल होती है, तो मेरे भाई वो तो यानी फेसबुक पर रहने से या इस इंटरनेट की दुनिया में रहने से उतनी हमें तस्कीन हासिल नहीं।
जी। तो मैं ये कहूँगा कि नावल निगारी किसी हद तक अगरचे इसका चलन कम हो गया है, नावल लिखने का या नावल पढ़ने का, लेकिन इतना मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा नावल लिख जाऊं कि जिसको पढ़ने वाले बाद में कम से कम पढ़े हैं और बड़े शौक व ज़ौक़ से पढ़े हैं। और ये इस सिनफ की अपनी एक कुव्वत है, इसके अंदर अपनी एक तासीर है, अपनी एक सलाहियत इस सिनफ के अंदर। मैं नहीं समझता है कि नावल या ड्रामा भी लगा लीजिए, ड्रामा है, नावल है, अभी ये असनाफ जो हैं, तख्लीकी असनाफ जो हैं हमारे अदब की, अभी हमें इनसे जो है इनका मातम करने की या इनके जो है इनका चलन खत्म होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि रोशन इम्कानात हैं कि फिक्शन जो है इंशाल्लाह जिंदा रहेगी उसी तरह से जिस तरह उर्दू अपने आप। डॉक्टर साहब, तहकीक व तनकीद पर आपने बहुत काम किया है, कई किताबें आपकी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं कि तहकीक के हवाले से ये बात कही जा रही है कि आजकल कॉपी पेस्ट का दौर चल रहा है, बाज़ाब्ता तौर पर तहकीक और तहकीकी काम नहीं हो रहा है, क्या आप भी इसे सच मानते हैं? बिल्कुल, मुझे आपसे इस बात से पूरा इत्तेफाक है जी। आज असल में सबसे बड़ा मसला इसका ये हो गया है कि हमारे तालिबे इल्म जो हैं, खासतौर से जो यूनिवर्सिटियों में तहकीक में आते हैं, तहकीक करने के लिए आते हैं, उनमें बहुत कम तादाद स्कॉलर्स की है कि जो वाकई इल्म और अदब का एक फितरी शौक रख कर आते हैं। एक तो बोल दो, दूसरे वो स्कॉलर हैं जिनको सिर्फ अपनी डिग्री तक की फिक्र रहती है कि हमें डिग्री किस तरह से हासिल हो जाए और डिग्री हासिल करने के बाद हमें कहीं रोजगार मिल जाए जी। तो उनको वो जो फितरी और गैर फितरी वाला मामला है, या एक स्कॉलर ऐसे हैं जिनकी एक जरूरत है, वो अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद जो है इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, उन्हें फिर उससे लेना देना कुछ नहीं जी। उनका रोजगार का मसला हल हो गया और उसके बाद कौन लिखे और कौन पढ़े और ये सारी चीजें तो दीवानों की हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी भी तादाद मतलब कोई कम नहीं कही जा सकती, कि जो वाकई ऐसे ज़हीन स्कॉलर हैं, संजीदा स्कॉलर हैं, बाज़ौक़ हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं और खरीद के किताबें पढ़ने वाले ऐसे भी हैं। और हमारा अपना तजुर्बा है, हमारे पास भी कुछ ऐसे स्कॉलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बच्चे जो है बिला नागा अपने गाइड के साथ राब्ता रखे हुए और यूनिवर्सिटी आना, डिपार्टमेंट आना जी। और पूछना कि सर मेरे इस मौजू पर मैं फलां किताब खरीदूं, क्या करूं, किस तरह से हो, कुछ बताइए। तो ये सारी चीजें तो वो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा जो आलमिया है, जो बड़ी परेशानी बन रही है। और ये चीज इंटरनेट के आने के बाद ये चीज आ गई और ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया, बल्कि तशवीशनाक मामला है कि क्या पता है कि आपकी लिखी हुई किताब ने किसको पेस्ट किया और वो कहां चुराई जा रही जी। और किसने कहां पेस्ट की है। अब आप कहां ढूंढते फिरेंगे कि किसने मेरी तहरीर को कहां से चुराया है और कहां रखा है जी। तो ये वो लोग कर रहे हैं कि हालांकि मैं इसको अदबी बदयांती समझता हूं जी। देखिए, आप अपना लिखिए और भले ही उसमें खामियां हो लेकिन आपका अपना तो हो जी। लेकिन जो ये चोरी का सिलसिला है ये बड़ा मायूस कर देता। और ये सिर्फ उर्दू अदब की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये हर एक जितने भी अदबियात आलम की बात कीजिए आप, पूरी दुनिया की जबानों में ये चीज आ गई। और दूसरे यानी सोशल साइंसेज में भी बाकी बल्कि बहुत सारी जगहों में ये चीज आ गई, बल्कि मेरे को साइंस डिसिप्लिन में भी किसी हद तक अब ये चीज धीरे धीरे दाखिल हो रही है, जहाँ पे इम्कानात बहुत कम। तो आपने वजह फरमाया कि ये कॉपी पेस्ट सिस्टम जो है हमारे तहकीक के मयार को बहुत पस्त कर रहा है और इसकी रोकथाम के लिए जो है अभी जैसे देखिए हमारे दोस्त जो है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद अशरफ साहब हैं हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के सदर शुबा जो हैं वो, और अभी 2 दिन पहले यानी 5 और 6 को उन्होंने इसी तहकीक के तरीके पर 2 रोजा एक वर्कशॉप करवाई और जिसमें मैंने भी अपना एक मकाला पढ़ा। उस मकाले का उन्वान था तहकीकी मकाले के तकाजे, और यकीन कीजिए कि उसमें मैंने वो बातें बताई हैं जो मेरे अपने दौरान तहकीक जिन मराहिल से और जिन कठिनाइयों से और जिन यानी दिक्कतों से मैं गुजरा हूं बजाते खुद,
تحقیق کے میدان میں. تو کیونکہ میرے استاد محترم پروفیسر ظہور الدین اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو یقین کیجئے کہ انہوں نے مجھ سے بہت محنت کروائی تھی اور خرید کے کتابیں پڑھوائی تھی. اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس ناچیز کے ہاتھوں جو کچھ نکلا ہے یہ میرے استاد محترم کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا اور والدین کی دعاؤں کا اور اساتذہ کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ، ورنہ میں اپنے آپ میں کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے، لیکن تحقیق کے حوالے سے آپ نے تو بات رکھ دی، تنقید کے حوالے سے اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل تنقید کرنے اور تنقید کو برداشت کرنے کا انداز بدل گیا ہے. آج کل کی تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح کے بجائے تنقید برائے تنقیص ہونے لگی ہے. کیا آپ بھی ایسا مانتے ہیں؟ آپ بالکل. تنقید کے سلسلے میں میرا جو اپنا موقف ہے، جو میرا اپنا نظریہ ہے، بلکہ یقین کیجئے کہ میں تو کبھی کبھی اب بہت ساری تھیوریوں کے مد نظر میں اپنی بھی ایک تھیوری تنقید میں دینے کا خواہش مند ہوں، وہ ہے شائستہ تنقید. جی. ایسی تنقید لکھی جائے کہ جس میں نفاست ہو، شائستگی ہو. جی. آپ کسی قلمکار کی ان تمام خامیوں کو گرفت میں لائیں، لیکن شائستگی اور ادب کے کا پہلو ہاتھ سے جانے نہ دیں. وہ انداز جو ادبی ہے، وہ جو شگفتگی ہے، وہ جو شائستگی ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جانا چاہیے، تاکہ آپ تنقید بھی کریں، کسی کی اصلاح بھی کریں. اور تنقید اصل میں اس کا مفہوم عمانی تو میں نے یہ سمجھا ہے، یا جو اساتذہ نے تنقید پر کتابیں لکھی ہیں، جو تنقید کے اصول انہوں نے وضع کیے ہیں، اور جو تنقید کے مختلف مرتبہ فکر جو ہیں، ان میں میرا مجموع یہ کہنا ہے کہ تنقید کسی فن پارے، ادب پارے کی محاسن و معیب کی نشاندہی کرنے کا ایک مہذب انداز، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا شگفتہ اور ادیبانہ انداز ہے کہ جس میں اس قلمکار کی ان تمام خوبیوں کو بھی گنوایا جائے، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تاکہ اس کو سیکھنے کے لیے اس کو جو ہے راہیں ملیں. اور ایک پرابلم اور آئی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی یہ بات تو بہت ہی اچھی لگی مجھے، کہ آج کل وہ لوگ نہیں رہے اب ہمارے درمیان کی جو تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ رکھے. جی. کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نقائص یا ہماری صرف خوبیاں گنوائی جائیں، خامیوں کو جو ہے پسے پوچھ. بھائی انسان بشر ہے اور بشریت اس کی سرشت میں ہے، اور یعنی کوئی بھی آدمی اپنے آپ میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، میرا یہ ماننا ہے، اسی طرح سے ہر آدمی اپنے آپ میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کجی، کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن ہر آدمی کی ذات میں جو ہے موجود رہتا ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی ذات جو ہے یعنی ان نقائص سے یا خامیوں سے یا ان کوتاہیوں سے مبرہ ہے. باقی بھائی ہم انسان کے بشر ہے، اس کے ساتھ شر لگا ہوا ہے. تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہم کہ کسی کا، چاہے وہ تنقید ہے، چاہے وہ تحقیق ہے، چاہے وہ فکشن ہے، چاہے وہ شاعری، کہ وہ بالکل یعنی خامیوں سے بالکل مبرہ ہو. کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ وہ یعنی جس کی تنقید کی جائے اس کو وہ اپنی خامیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اور جو اس کے محاسن ہیں ان پر بھی اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میری محنت کے نتیجے میں یہ خوبیاں میرے اندر آئی ہیں، اور یہ خامیاں جو رہ گئی ہیں ان کو میں انشاءاللہ دور کروں گا. اور تنقید جو ہے سیکھنے کا کام کرتی ہے، سکھانے کا کام کرتی ہے. ایک قلمکار اگر سیکھتا ہے تو تنقید سے سیکھتا زیادہ ہے. یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ تعریف سے خامیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، لیکن جو خوبیاں گنوانے سے جو ہے خامیوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن جب خامیاں گنوائی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ جس کی خامیاں گنوائی جائیں گی وہ ان خامیوں کو سمجھے گا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا ادب، اس کی زبان اور زیادہ نکھار آ جائے گا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اور جب وہ نئی کوئی چیز تحریر کرے گا تو اس کی نوک پلک سنوار کے وہ سامنے لائے گا تو بڑا تاثر کرے گی وہ چیز. تو میرا نظریہ تنقید کے بارے میں. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے تمام سوالوں کا بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا. امید ہے کہ آپ کے جواب سے اردو کا کچھ بھلا ہو جائے اور اردو برادری اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. اسی کے ساتھ ناظرین، اس ہفتے کا ادب نامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان رحمت کلیم کو اجازت دیں گے.
خدا حافظ.